Many of us think that India has gained independence on 15th of August 1947. But yes, what we don't know and we do not regard it as important is 26th of January 1930, which had been already celebrated as our Independence Day. Hello everyone, today's topic is Nationalism in India Part 2. We have already done till non-cooperation movement. Today we have to start with the next topic, that is Lahore session. So why 26th January has been chosen as our Constitution Day, that we will study here. लाहौर सेशन जो हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो चल रहा था, जब वो एक बार के लिए बंद हो गया तो उसके बाद लाहौर में एक सेशन हुआ था 1929 में. अब यहाँ पर जो इसके की डिसीजंस थे और डिमांड्स थे वो क्या थे? जितने भी रेडिकल्स थे हमारे, जो एक्सट्रीमिस्ट हम कह सकते हैं, वो कांग्रेस विच वॉज लेड बाय नेहरू एंड बोस, दे बिकेम वेरी एजर्टिव, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे अपने डिसीजंस को लेकर. लिबरल्स और मॉडरेट्स जो है वो प्रपोज कर रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के हिसाब से ही चलेंगे हम विद इन द ब्रिटिश डोमिनियन. वो भी कहीं ना कहीं अपना इन्फ्लुएंस उनका ख़त्म होना शुरू हो गया था. तो इस ड्यूरेशन में अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू लाहौर में एक सेशन किया गया जहां पर उनकी डिमांड थी पूर्ण स्वराज, दैट इज कंप्लीट इंडिपेंडेंस. कि अब हमें कोई डोमिनियन स्टेटस या एक इंपॉर्टेंट स्टेटस नहीं चाहिए अपने देश में. देश हमारा है, स्वराज हमारा है, तो ये देश जो है वो उसको कंप्लीट आज़ादी चाहिए. और इसीलिए 26 ऑफ जनवरी 1930 को इन्होंने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हुए ऑल ओवर द इंडिया हमारे जो फर्स्ट फ्लैग है इंडियन फ्लैग, उसको भी हॉइस्ट कर दिया था इस दिन ही. लेकिन इसमें काफ़ी कम लोगों के अटेंशन को सीख किया, जिसकी वजह से महात्मा गांधी जो है उनका ये थॉट था कि मुझे इससे ज़्यादा कुछ बड़ा करना है. देयरफॉर गोज द सॉल्ट मार्च, दैट इज 1930. एंड बिकॉज 26 जनवरी को ही हमारे कंट्री का फ्लैग हॉइस्ट किया गया था, दैट इज़ वाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद भी, जो कि वो 26 नवंबर को बन चुका था, बट उसके बाद भी 2 मंथ्स और हमने वेट किया और 26 जनवरी को ही चूज़ किया, सो डैट इट इज़ अ मेमोरेबल डेट इन आर इंडियन हिस्ट्री. सो सॉल्ट मार्च तो 1930 में हुआ. सॉल्ट को इसलिए चूज़ किया गया बिकॉज वो एक बिल्कुल एसेंशियल आइटम होता है. गरीब से गरीब और अमीर से अमीर आदमी वो सॉल्ट के बिना तो नहीं चल सकता. तो गांधी जी के हिसाब से ये था कि ये एक पावरफुल सिंबल हो सकता है ताकि हम पूरे के पूरे भारतवासियों को एक साथ यूनाइट कर सके. क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो टैक्स है वो सॉल्ट पे भी लगा रखा था और जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर रहा था पुअरेस्ट को. बट हम ये नहीं कह सकते कि रिच क्लासेस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था इस बात से. ये एक ऐसी चीज़ थी जो नमक के बिना तो जिंदगी चलने वाली नहीं थी. तो महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि क्यों ना इसी अनजस्ट लॉ को हम अपोज करें. गांधी जी का अल्टीमेटम ये था कि 31 ऑफ जनवरी 1930 को गांधी जी ने एक लेटर लिखा वॉइसरॉय इरविन को, और इन्होंने यहाँ पर 11 डिमांड्स रखी थी. इन 11 डिमांड्स में उन्होंने ये मेंशन किया था दैट इफ दीज 11 डिमांड्स आर नॉट फुलफिल्ड देन वी वुड लॉन्च अ मास मूवमेंट जो कि बड़े लेवल पे होगा. लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, इनके डिमांड्स को रिजेक्ट कर दिया. सो स्टार्ट्स विद द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. जब इन सारे डिमांड्स को मना कर दिया गया तो गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट किया. लोगों को सिर्फ रिफ्यूज कर कोऑपरेशन ना करने के साथ साथ यहाँ पर जो लॉज थे उनको भी ब्रेक करना था, बिकॉज सिविल डिसोबीडियंस मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन. तो यहाँ पर जो मूवमेंट है इसका मतलब ये था कि इनको कॉलोनियल जितने भी लॉज हैं उनको पीसफुली इन्होंने ब्रेक करना है. दांडी का जो मार्च है वो गांधी जी ने साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया और दांडी जो कि कोस्टल एरिया था गुजरात का, वहां तक गए. ये मार्च स्टार्ट हुआ था 12 ऑफ मार्च 1930 को. और यहाँ पे 74 इनके वॉलंटियर्स थे जिन्होंने इनको सपोर्ट किया था. ही वॉकड फॉर 24 days कवरिंग 240 miles एंड इन दिस वे ऑन 6 ऑफ अप्रैल 1930 गांधी जी दांडी पहुंच गए. वहाँ पर उन्होंने हैंडफुल ऑफ सॉल्ट वहाँ से लिया और वहाँ पर जो ब्रिटिश का सॉल्ट लॉ था कि आप खुद से सॉल्ट नहीं बनाओगे और जो वो बेच रहे हैं वो ही हमें खरीदना होता था, उसको इन्होंने ब्रेक कर दिया. मेन इवेंट्स क्या थे? तो बिल्कुल सेम जो हम नॉन कॉपरेशन में ऑलरेडी कर चुके हैं कि जितने भी फॉरेन गुड्स है उसको बाइकआउट करो, लिक्विड शॉप्स के आगे बाहर धरने पे बैठ जाओ, उनको घुसने मत दो. वहाँ पे लोगों को टैक्स पे करने से लोगों ने रेफ्यूज़ कर दिया, रेवेन्यू नहीं देंगे. विलेज ऑफिशियल्स जो थे उन्होंने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया. सो ऑल दीज थिंग्स वर गोइंग ऑन. इसके बीच में आता है हमारा एंटी चौकीदारी टैक्स जो कि कैंपेन आपके बिहार में चल रहा था. यहाँ पे जो पीजेंट्स हैं उन लोगों ने चौकीदारी टैक्स देने से मना कर दिया था और ये भागलपुर, सारण और मुंगेर में ये चीज़ जो थी हमारी एंटी चौकीदारी टैक्स जो था ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल पर चल रहा था. ये जो टैक्स था ये कलेक्ट होता था ताकि जो विलेज के जितने भी चौकीदार्स होते थे उनको सपोर्ट किया जा सके. तो बहुत सारे जो विलेज ऑफिशियल्स थे उन्होंने इसी ड्यूरेशन में अपनी जॉब से रिज़ाइन कर दिया.
अब आगे है कि ये जो कैंपेन था ये हमारे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा था। पॉलिसी ऑफ ब्रूटल रिप्रेशन में है कि जब हम कुछ करेंगे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट भी कुछ करेगी, फिर उसके बदले में हम फिर से कुछ करेंगे। दिस वॉज द रीजन कि वायलेंट एक्टिविटी से हमेशा गांधी जी दूर भागते थे, क्योंकि अगर एक मारेगा तो दूसरा भी उसे मारेगा, तो फिर जीत किसकी होगी? किसी की भी नहीं। यहाँ पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन लोगों ने हमारे बहुत सारे कांग्रेस के लीडर्स को अरेस्ट कर लिया। अब्दुल गफर खान जो कि फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाने जाते हैं, ही वॉज अरेस्टेड इन अप्रैल 1930। बहुत सारे जो क्राउड्स हैं उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया पेशावर के स्ट्रीट्स पे, प्रोटेस्टर्स ने पुलिस फायरिंग को फेस करना पड़ा, प्लस बहुत ज़्यादा रिप्रेशन भी हुआ, इनको दबाने की कोशिश की गई, गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया। शोलापुर में जो वर्कर्स थे उन लोगों ने पुलिस चौकी पर क्या किया? आक्रमण कर दिया, लॉ कोर्ट्स पे आक्रमण कर दिया, रेलवे स्टेशन पे आक्रमण कर दिया, और इसके बदले में सरकार ने बहुत ही ब्रूटली इस चीज़ को रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने सत्याग्रही को प्लस वुमेन प्लस यहाँ तक कि बच्चों तक को नहीं छोड़ा, इनकी भी बहुत धुलाई की। गांधी इरविन पैक्ट जो कि 5 मार्च 1931 में था, यहाँ पे गांधी जी ने डिसाइड किया कि यस, सीडीएम को हम सस्पेंड करेंगे बिकॉज ऑफ वायलेंस, की काफ़ी ज़्यादा वायलेंस हो गया है, तो अब इसे बंद कर देंगे। इस पैक्ट में गांधी जी ने एग्री किया कि यस, ही विल गो फॉर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि लंदन में होने वाला था, और इसके बदले में सरकार ने ये ऐलान किया कि वो जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको छोड़ देंगे। लेकिन हुआ क्या? जैसा बोलते हैं वैसा होता तो है नहीं। तो दिसंबर 1930 में जब गांधी जी कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन गए, और उस ड्यूरेशन में जो कहीं ना कहीं जो आपने हमारा जो सीडीएम चल रहा था वो थोड़ा ढीला पड़ गया था। फिर लेकिन क्या हुआ, जो नेगोशिएशंस करने के लिए वहां गए थे, जो भी बातचीत करने के लिए गए थे, वो फेल हो गया। गांधी जी काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हुए, और उसके बाद जब वो भारतवर्ष लौटे तो इस बीच में पैक्ट के बाद अब्दुल गफर खान, जवाहरलाल नेहरू को अरेस्ट कर लिया गया। कांग्रेस को इन लोगों ने इलीगल घोषित कर दिया, मीटिंग्स, डिमॉन्स्ट्रेशन, बाइकआउट सब कुछ बंद करवा दिए, और इस तरीके से जो काम था हमारा सीडीएम का वो कहीं ना कहीं ठप पड़ गया। फिर दोबारा से रिलॉन्च किया गया इस चीज़ को, गांधी जी ने दोबारा से सीडीएम को रिलॉन्च किया। लगभग ये 1 साल तक ठीक ठाक चला, और एट लास्ट 1932 में जाकर जो मोमेंटम है इस मूवमेंट की वो कहीं ना कहीं लॉस्ट हो गई। अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में हमारे पास 3 कॉन्फ्रेंसेस हैं। इसमें फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है जिसमें कि लंदन में ये होने वाला था नवंबर 1930 से लेकर जनवरी 1931 तक। 74 डेलीगेट्स हमारे देश से गए थे, बट कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। सेकेंड वाले में गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, उसके बाद का है वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर जो 1932 में हुआ था, यहाँ पर कांग्रेस ने अगेन इसको रिजेक्ट कर दिया था। फिर आता है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का। इसमें क्या है, तो एक्ट जो है इसने डिक्लेरेशंस बनाई थी बहुत सारी 1917 में बाय एडविन मोंटागो जो कि हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंडिया के लिए, और चैम्सफोर्ड जो कि वॉइस रहे थे उस टाइम के। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो भारत के थे उनको अब ब्रिटिश रेवेन्यू से पे किया जाएगा, ऐसा फैसला हुआ था कि भाई उनकी जो भी पेमेंट है, सैलरी है, जो भी उनको मिल रही है कमीशन, वो चीज़ें जो है वो ब्रिटिश सरकार पे करेगी, हम भारतवासी नहीं। इसके अलावा जो नंबर ऑफ इंडियन मेंबर्स है हमारी काउंसिल में उसको भी बढ़ा दिया जाएगा। इसके अलावा एक्ट ने इंट्रोड्यूस किया डायरार्की मतलब ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, की किसी भी प्रोविंस में 2 तरीके का सिस्टम होगा। पहला होगा ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स जैसे कि एजुकेशन है, पब्लिक हेल्थ है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, और रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स जो कि बिल्कुल रिजर्व्ड रहेंगे जो गवर्नमेंट है उसके अंडर। उसमें पुलिस थी, फॉरेस्ट थे, इरिगेशन थे। फिर आया हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो कि 1935 का था। यहाँ पर जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है इसको इंट्रोड्यूस किया गया कि प्रांतों की जो एक इंपॉर्टेंस होगी, ऑटोनॉमी होगी, वो इनको दी जाएगी। इलेक्शंस जो है वो सबसे पहले हमारे देश में हेल्ड किए गए 1937 में, इसका डिसीजन लिया गया। कांग्रेस ने इस जगह पर जीत भी ली, और 11 में से 7 प्रोविंसेस में कांग्रेस ने अपनी सरकार भी फॉर्म कर ली। लेकिन मुस्लिम लीग उन जगह पर भी नहीं जीत पाई जहां पर मुस्लिम की मेजॉरिटी थी। इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना जो कि लीडर थे मुस्लिम लीग के, वो चाहते थे कि एक कोलिजन गवर्नमेंट मतलब एक गठबंधन फॉर्म कर दिया जाए, बट यहाँ पर कांग्रेस ने उस बात को रिजेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से मोहम्मद अली जिन्ना कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो गए थे हमारी सरकार से, कांग्रेस से। हाउ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन द सीडीएम, तो अलग अलग ग्रुप्स मतलब अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशंस। इसमें दिक्कत ये थी कि यहाँ पर हर एक चीज़ ना बहुत ही कॉन्ट्ररी चल रही थी। रिच पेजेंट्री पुअर पेजेंट्री के अगेंस्ट था। अगर हम दूसरी जगह बात कर रहे हैं तो जो बिजनेस क्लास है वो आपका इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास के अगेंस्ट था। तो इन सारी चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने वाली थी। तो रिच पेजेंट्री की जो डिमांड है वो अलग है। इसमें पटीदार्स हैं गुजरात के, जाट हैं उत्तर प्रदेश के, इन लोगों ने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया सिविल डिसोबीडियंस में। वो चाहते थे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो रेवेन्यू डिमांड्स को लेस कर दे, क्योंकि ये कमर्शियल क्रॉप्स को उगाते
चाहते थे, कमर्शियल क्रॉप्स जो कि सिर्फ बेचने के लिए ही बनाए जाते हैं, सेल्फ सफिशिएंसी के लिए नहीं होता वो, तो वो बहुत ज़्यादा बैडली इफेक्ट हो गए थे ट्रेड डिप्रेशन की वजह से, और बहुत ज़्यादा जो एग्रीकल्चरल प्राइसेस जो डाउन जा रहे थे, जो गिर रहे थे, इसके कारण काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या कि बहुत सारे जो पीजेंट्स थे वो अब रेवेन्यू तो पे कर नहीं पा रहे थे और वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट भी हो गए। लेकिन अब यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट किस वजह से थी, तो डिसअपॉइंटमेंट इसलिए थी कि जब विड्रॉ किया गया 1931 में इस आंदोलन को, तो उस टाइम पर रेवेन्यू के रेट्स को रिवाइज नहीं किया गया था, जिसकी वजह से रिच पीजेंट्री को कहीं ना कहीं सरकार से इस बारे में प्रॉब्लम थी। दैट इज वाई जब ये दोबारा से रीस्टार्ट किया गया इन 1932, तो रिच पीजेंट्री ने यहाँ पर एक्सेप्टेंसी नहीं दी इस चीज को और उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। देन कम्स द पुअर पीजेंट्री, जो कि कंप्लीटली इसके अगेंस्ट है, इसके वर्सेस में है। पुअर पीजेंट्स जो थे, इनकी डिमांड थी कि जो लैंड रेवेन्यू है उसको रिड्यूस कर दिया जाए। बहुत सारे जो लोग थे इसमें, जो पुअर पीजेंट्री थी, इनके पास जमीनें तो होती नहीं थी, तो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स के से रेंट पे लेके ये एज टेनेंट्स वहां पे काम करते थे, कि मतलब उसका किराया भरते थे। बट अब वो चाह रहे थे कि क्योंकि कैश इनकम काफी ज्यादा डिक्रीज हो गई है, इसलिए वो चाहते थे कि उनको रेंट ना पे करना पड़े। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये थी कि कांग्रेस ने इसको सपोर्ट ही नहीं किया। जो नो रेंट कैंपेन यहाँ पे चलाया गया था उसको उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लैंडलॉर्ड्स और रिच पीजेंट के अगेंस्ट था। तो जो पैसे वाले होते हैं, जो अमीर है, उनका तो उनके पास पावर भी होती है, पैसे के साथ साथ उनके पास पावर भी होती है। तो सरकार और जो कांग्रेस है वो इनसे पंगा नहीं लेना चाहती थी। अगले आते हैं हमारे बिजनेस क्लास। बिजनेस क्लास में क्या है, इंडियन ग्रुप्स जो थे उनको वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ, बहुत सारे वेपन्स और इन सब चीजों में इन्होंने बहुत पैसा कमाया। अब यहां पर ये चाहते थे कि जो इंपोर्ट है फॉरेन गुड्स से, वो बिल्कुल भी वेपन्स के साथ साथ यहाँ पे क्लॉथ है, हमारे जितने फॉरेन गुड्स जो हम इंपोर्ट करवा रहे थे वो ना करा के हमारे देश की अपनी मिट्टी से ही जो चीज हो रही थी उसको हम इस्तेमाल कर रहे थे। तो अब यहाँ पे बिजनेस क्लास ये चाह रहे थे कि जो भी फॉरेन गुड्स है उनका इंपोर्ट हमारे देश में रोक दिया जाए, उसके अगेंस्ट इनको प्रोटेक्शन दी जाए, और इसीलिए जो रुपी स्टर्लिंग एक्सचेंज रेशियो है उसको भी डिस्करेज किया जाए, मतलब उसको इतना ज्यादा डिफ्रेंशिएट कर दो कि इंपोर्ट्स जो है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाए। इसी के लिए यहाँ पर एक कॉन्फेडरेशन भी फॉर्म की गई 2 तरीके की, एक 1920 में, दैट वाज इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस, और दूसरा था फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, दैट इज इन 1927। बिजनेसमैन जितने भी थे उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट कंप्लीटली किया बाय फाइनेंसिंग इट और रिफ्यूजिंग टू पे और टू बाय और सेल द इंपोर्टेड गुड्स, की जितने भी बाहर से देशों से चीजें आएंगी हमारे इंग्लैंड से, उसको हम खरीदेंगे नहीं और आगे सेल भी नहीं करेंगे। लेकिन बाद में इन लोगों को बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं इनके अंदर डर बैठ गया था फॉर ट्रेड डिसरप्शंस की, मतलब हमारी जो काम है वो ना रुक जाए, सोशलिज्म स्प्रेड हो जाएगा तो फिर हमारा क्या होगा, क्योंकि जब समाजवादी वो हो जाएगा ना तो वहाँ पे बिजनेस क्लास जो है उनको बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो इस वजह से इन्होंने धीरे धीरे करके इनके में भी ये जो मूवमेंट था हमारा वो कहीं ना कहीं ठप पड़ना शुरू हो गया। इसके अगेंस्ट में आते हैं हमारे इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास। अब इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास को क्या है, तो ये बहुत ज़्यादा लेवल पे पार्टिसिपेट ऑलरेडी नहीं कर रहे थे। नागपुर जैसी जगह पर इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास वाज पार्टिसिपेटिंग। जो वर्कर्स थे वो पार्टिसिपेट कर रहे थे बाय बाइकॉटिंग द फॉरेन गुड्स, की बहिष्कार करो, जितने भी फॉरेन गुड्स है उनका बहिष्कार करना था। लेकिन यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट था कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलिस्ट और वर्कर्स के बीच में, तो इस वजह से ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे नहीं हो पाया इनके लिए। उसके बाद रेलवे वर्कर्स की इन्होंने एक स्ट्राइक करी थी, डॉक वर्कर्स की स्ट्राइक करी थी ड्यूरिंग 1930 से लेके 32 के बीच में। तो छोटे छोटे जो वो थे वो इन्होंने कहीं ना कहीं किया था। अब लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन आता है वुमेन का। जो औरतें थी इन्होंने पार्टिसिपेट किया प्रोटेस्ट मार्चेस में, मैन्युफैक्चर किया सॉल्ट को भी, फॉरेन गुड्स को, क्लॉथ को पिकेट किया, प्लस लिक्विड शॉप्स के आगे भी धरने में बैठे। अर्बन एरिया में हाई कास्ट जो फैमिलीज थी उनकी वुमेन जो है वो पार्टिसिपेट कर रही थी। रूरल एरियाज में जो रिच पीजेंट्री हाउस होल्ड्स थे वहाँ पे वुमेन पार्टिसिपेट कर रही थी। गांधी जी भी इनके पार्टिसिपेशन को अच्छा मान रहे थे, बट अगेन ही एक्सपेक्टेड देम टू बी अ गुड केयर टेकर एंड दैट इज व्हाई ही रिफ्यूज देम टू पार्टिसिपेट एट अ मैसिव लेवल। बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे वो पार्टिसिपेशन कर भी रहे थे, चाहते भी थे, बट इनको कहीं ना कहीं लिमिट कर दिया गया। फिर आती है लिमिटेशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस की। क्यों ये इसकी लिमिटेशन क्या थी, तो हर एक जो सोशल ग्रुप था वो जो स्वराज का आइडिया था उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ था। फर्स्ट क्या, हमारे दलित्स जो हैं उनको अनटचेबिलिटी या छुआछूत की वजह से काफ़ी ज़्यादा दबाया गया था एंड दैट इज़ वाई इनका जो पार्टिसिपेशन था वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होने वाला था। जो कांग्रेस है उसने हमेशा से ही इनके इश्यूज़ को कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदू इन्फ्लुएंसेस की वजह से कहीं ना कहीं अलग रखा, डिस्टेंस रखा, एलियनेटेड रखा इन लोगों को, और जो भी कॉन्टिन्यूस ऑपरेशंस थे वो इनको फेस करने पड़े एंड दैट इज़ वाई जो आइडिया था स्वराज
का, वो इनको समझ नहीं आ रहा था। महात्मा गांधी ने फिर इस चीज़ में अपनी कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस की, ही कॉल्ड देम हरिजन्स, और इनके साथ इनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना शुरू कर दिया। जो दलित्स की एंट्री टेम्पल्स में पहले बैन रहती थी, उस चीज़ को इन्होंने एंट्री को ओपन कराया। पब्लिक वेल्स, टैंक्स, इन सब में इनके लिए सारी सुविधाएं जो है ओपन कर दी। कैंपेन्स जो अगेंस्ट अनटचेबिलिटी थे उसको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया। यहाँ पे प्रमोशन उनकी डिग्निटी को, उनकी आत्मसम्मान को, उनकी लेबर को, उनकी क्लीनिंग वर्क को, इस चीज़ को किसी तरीके से अप्रिशिएबल बनाने की कोशिश की गई गांधी जी के द्वारा, ताकि यहाँ पर ये जो क्लास है ये भी बड़े लेवल पे पार्टिसिपेट करे। पॉलिटिकल सोल्यूशंस जो कि डिमांडेड थे बाय दलित लीडर्स, उसमें क्या आता है कि दलित लीडर्स जो थे वो चाहते थे कि उनकी रिजर्व सीट्स हो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, कि उन्हें पढ़ने की आज़ादी दी जाए, उनको पढ़ने के लिए रिजर्वेशंस का क्राइटेरिया दिया जाए, क्योंकि आज तक उनके साथ गलत होता आया है। इसके अलावा वो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड कर रहे थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में। उनको लगता था कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट आएगी तो सोशल इक्वालिटी अपने आप ही आ जाएगी। तो पार्टिसिपेशन ऑफ दलित्स जो था वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड रहा हमारे देश के अंदर इन CDM मूवमेंट, और स्पेशली महाराष्ट्र और नागपुर रीजन्स के अंदर। तो यहाँ पे क्लैशेस जो थे गांधी और BR अम्बेडकर में, वो हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो BR अम्बेडकर हैं उन्होंने ऑर्गेनाइज किया दलित्स को इन डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन 1930 में, और यहाँ पर उनकी सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड चल रही थी ड्यूरिंग सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। लेकिन गांधी जी कहीं ना कहीं इस बात में, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो मान चुकी है कि हाँ भाई चलो ठीक है, तुम्हें सेपरेट इलेक्टोरेट दे देंगे, तुम्हें रिजर्वेशंस भी दे देंगे, बट गांधी जी को ये चीज़ सही नहीं लग रही थी। उनके हिसाब से ये था कि सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम अगर हमने देश में लागू किया तो हमारा देश जो है उसकी नेशनल यूनिटी जो है वो धीरे धीरे करके स्लो डाउन हो जाएगी। इसलिए वो अनशन पे बैठ गए, और पूना पैक्ट में जो पुणे में जो ये है एक पैक्ट है, एक जो बीच का रास्ता है वो निकाला गया बाय अम्बेडकर जी एंड गांधी जी। यहाँ पे जो रिजर्व सीट्स है वो गारंटी की गई, इनको सीट्स जो है वो रिजर्व की गई प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेचर्स में, बट सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो इलेक्शंस के टाइम पर वहाँ पर कहीं ना कहीं जनरल इलेक्टोरेट के सिस्टम में ही उनको डाला गया। सेपरेट इलेक्टोरेट का आइडिया जो है वो कहीं ना कहीं गांधी जी ने यहाँ पर चलने नहीं दिया उनका। जो पार्टिसिपेशन ऑफ मुस्लिम्स थे वो कहीं ना कहीं ल्यूक वार्म, मतलब कि कोसा कोसा था, मतलब बहुत ज़्यादा, ना तो वो बहुत ही ज़्यादा उग्र तरीके से इस चीज़ को पार्टिसिपेट कर रहे थे और ना इसका बाइकआउट कर रहे थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा मॉडरेट सा कहीं ना कहीं उनका रवैया था इस चीज़ को लेके। नॉन कॉपरेशन खत्म होने के बाद खिलाफत मूवमेंट जो थी वो कहीं ना कहीं खत्म होने के बाद जो भी मुस्लिम्स थे हमारे, उनको कांग्रेस के द्वारा एलिनेटेड फील होने लगा। उन्हें लगा कि हम तो इस देश का हिस्सा ही नहीं है, कांग्रेस में तो हमारे लिए कोई जगह ही नहीं है। साथ साथ धीरे धीरे करके हिंदू रिलीजियस जो नेशनलिस्ट ग्रुप्स थे उन्होंने कहीं ना कहीं इनको और ज्यादा इस चीज को फील कराना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे करके इनके बीच के जो क्लैशेस हैं हिंदू मुस्लिम के, वो बहुत ज्यादा तीव्र गति से बढ़ने लगे। फिर आते हैं फेल्ड रीनेगोशिएशंस। मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो चाहते थे कि हमारे लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट का जो आइडिया है वो हम बंद कर देंगे अगर हमारे लिए रिजर्व सीट्स जो है सेंट्रल असेंबली में रख दी जाए, प्लस रिप्रेजेंटेशन जो है वो हमारी पॉपुलेशन को दिया जाए जहां पर भी मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस है। बट ये जो नेगोशिएशन है ये फेल हो गया, जिसकी वजह से जो कम्युनिटीज के बीच गैप है वो काफी ज्यादा बढ़ गया। फिर आते हैं लिमिट्स की, इनकी लिमिट्स क्या थी, क्या लिमिटेशंस रही। तो जिन्ना जो कि मुस्लिम लीग के लीडर थे वो नेगोशिएशन के लिए बिल्कुल तैयार थे, लेकिन जो इनका इशू है वो अनसॉल्व्ड रहा, अनरिजॉल्व रहा इन द 1928 तक, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तक। और MR जायकर जो है हिंदू महासभा के जो थे लीडर उस टाइम पे, उन्होंने कंप्लीटली इस कॉम्प्रोमाइज को बहुत ज़्यादा बाइकआउट किया, जिसकी वजह से आगे इसमें बात नहीं हो पाई। एंड देन वी सॉ द नेगेटिव रिजल्ट ऑफ दिस, दैट टुडे पाकिस्तान इज आवर एनिमी कंट्री, इट इज एक्टिंग लाइक अ एनिमी कंट्री, बट वंस इट वॉज ऑल पार्ट ऑफ आवर इंडियन territory. So here comes the sense of collective belonging कि nationalism spreads when people began to believe that they are all part of the same nation and discover a unity that binds them together। कि देश प्रेम की भावना जो है वो लोगों में तब आती है जब उनको ये लगता है कि हम एक देश के हैं और हमारे अंदर कोई एक यूनिटी है। तो जो फैक्टर्स इस चीज़ को, इस फीलिंग को हमारे अंदर क्रिएट करे थे, दैट वाज यूनाइटेड स्ट्रगल्स, कि हमने जितनी भी लड़ाइयाँ साथ में लड़ी हैं, जिसमें कि सबसे मेजरली रोल था नॉन कोऑपरेशन का और सिविल डिसोबीडियंस का, ये मूवमेंट कहीं ना कहीं हमें यूनाइट कर रही थी अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। देन कम्स इमेजेस एंड फिगर्स, जिसमें हम कहीं ना कहीं ज्यादातर देखेंगे कि बंगाल साइड से बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जिन्होंने फर्स्ट इमेज जो है भारत माता का क्रिएट किया था 1870s में, उन्होंने वंदे मातरम लिखी थी नॉवल अपनी आनंद मठ। एंड देन कम्स द स्वदेशी मूवमेंट। फिर आता है अभिनंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने फेमस इमेज बनाई है भारत माता की एज एन एस्थेटिक इमेज, जो कि मतलब एक कहीं ना कहीं एक संत की तरह दिखाया जा रहा है हमारी भारत माता को, दैट शी डजंट नीड एनीथिंग एंड शी इज सो प्योर एंड so calm।
सो डिवाइन. सो हियर कम्स रिवाइवल ऑफ इंडियन फॉकलोर की जितनी भी हमारी लोकगीत हैं, लोक कथाएं हैं, उनको रिवाइव करना, दोबारा से लोगों के अंदर कहीं ना कहीं उस चीज़ को क्रिएट करना. हियर कम्स द रोल ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने की जितनी भी लोक कथाएं, लोकगीत थे, उसको कहीं ना कहीं कंबाइन किया हमारे देश प्रेम को जगाने के लिए. देन मद्रास में नतेशा शास्त्री, जिन्होंने की फॉकलोर ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से ही एक जो टेल्स हैं, इनकी जो लोक कथाएं थी, उनको प्रोड्यूस कर दिया. देन कम्स आइकन्स एंड सिंबल्स. आइकन्स एंड सिंबल्स में वी आर हैविंग स्वदेशी मूवमेंट, जो कि बंगाल में चल रहा था 1905, जहां पर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लगाई जा रही थी. वहां पर स्वदेशी मूवमेंट लाया गया, जहां पर ट्राई कलर फ्लैग जो था रेड, ग्रीन एंड येलो कलर का डिजाइन किया गया. उसमें 8 लोटसेस थे जो कि 8 प्रोविंसेस शो कर रहे थे ब्रिटिश इंडिया का, और एक क्रेसेंट मून जो कि सिंबलाइज कर रहा था हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को, कि हम हिंदू भी हैं और हम मुस्लिम भी हैं और हम साथ मिलकर एकता से लड़ रहे हैं. देन कम्स द स्वराज फ्लैग, जो कि 1921 में था हमारे पास. गांधी जी ने डिजाइन किया था इस फ्लैग को. इसके अंदर अगेन रेड, ग्रीन एंड व्हाइट हमारे पास ट्राई कलर थे. द फ्लैग इट वाज हैविंग अ स्पिनिंग व्हील एट द सेंटर, जो कि कहीं ना कहीं सेल्फ हेल्प शो कर रहे थे, कि चरखा कि मतलब हमें किसी और की जरूरत नहीं है, हम अपने चरखे से ही अपने देश को पालना जानते हैं. और सेल्फ रिलायंस कहीं ना कहीं शो कर रहा था कि वी आर सेल्फ रिलायंट, वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन एल्स. एंड देन लास्ट कम द री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, कि जब हमारे अंदर किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता है ना, बहुत ज्यादा गुस्सा, एग्रेसिवनेस आ जाती है, तो कहीं ना कहीं अगर हम अपने हिस्ट्री को दोबारा से री इंटरप्रेट करें, अगर हम पुरानी हिस्ट्री उठा के देख लें, तो हम जरूर है कि अपने भारत के पास्ट में और अपने अचीवमेंट्स में बहुत ही ज़्यादा ग्लोरी को देखेंगे. तो इंडियन हिस्ट्री एंड ट्रेडिशंस जो हैं, इनको दोबारा से री इंटरप्रेट जब किया गया, तो हमारे देशवासियों के अंदर, हमारे प्रति, हमारे मन के अंदर अपने देश के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम जो है वो जागरूक हुआ. फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द मौर्यन एम्पायर टिल द एंड ऑफ आवर डायनेस्टिक रूल्स, वी आर हैविंग many big rulers who had been born in India and who have survived the critical phases. So here comes the last topic, which was your nationalism in India. So at the end I would like to जस्ट कंबाइन इट, कि स्टार्टिंग फ्रॉम नॉन कॉपरेशन, हमने नॉन कॉपरेशन से लेकर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तक जो चीज़ हम सबको एक साथ लेकर चली है, दैट इज़ आवर नेशनल यूनिटी, जिसकी वजह से नेशनलिज्म जो हमारे देश के अंदर था, लोगों के मन में, उसके कारण ही ये चीज़ जो है, अगर वो थोड़ी बहुत भी सक्सेसफुल रही है, छोटे छोटे मूवमेंट्स कर करके ही हमें आज आज़ादी मिली है. थैंक यू सो मच.